ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इफ एल्स लैडर, मतलब जहाँ बहुत सारा इफ लिखना पड़ता है, मल्टीपल कंडीशंस एंड ऑल, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है फॉर योर स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे देखो, ये इफ वाला लैडर जो है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ग्रेड से रिलेटेड एंड ऑल। आई शो यू दोस प्रोग्राम्स। सो वो सब बड़ा इजी होता है, पर मेनली जो कैलकुलेशन वाला जो प्रोग्राम होता है ना, जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वहाँ मेनली ये दो कैटेगरी का कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो टू डिफरेंट क्वेश्चन है, बीच में सेपरेशन है, गैप है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम लिखा हुआ है, डिट्टो सेम लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज सेम। बस खाली यहाँ कुछ चेंजेस है, डिट्टो सेम नहीं है। यहाँ देखो, ये नेक्स्ट 5 डेज लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 to 10 डेज लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इफ नंबर ऑफ डेज अबव 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा अबव 10 लिखा हुआ है। बात एक ही हुआ दोनों का, पर दोनों मीनिंग डिफरेंट कैसे है हम वो समझा रहे हैं। कि जब भी कभी भी कहीं पे फाइन कैलकुलेशन रहता है, मतलब फाइन कैलकुलेट करना हुआ या फाइन पे करना रहा, या बिल का जनरेशन हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना रहा, तो इन सब का ना हिसाब दो तरह का हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह का हिसाब क्या हो सकता है वो समझो। देखो, ये दो तरह का हिसाब कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लेट फाइन वाला है, इसे समझते हैं कि फर्स्ट 5 डेज, मतलब कि अगर आपका जो बुक है, अगर आप से 3 दिन लेट हो गए, तो दिस इज द चार्ज कि 40 पैसे पर डे, आपको 40 पैसे पर डे के रेट से आपको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दिन के लेट होने से कितना हो जाएगा? 3 दिन लेट होने से, लेट मी राइट इट डाउन, 3 दिन लेट होने से क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई टू 0.40, अगर रुपीज में हम लोग लिखे तो वो तो पैसे में दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा 1.20, यही हो जाएगा ना 3 दिन का लेट फाइन। ना सपोज अगर 4 दिन लेट हो गए, सपोज 4 दिन लेट हो गए, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 40 पैसे, रेट वही रहेगा, पहला 5 दिन के लिए रेट वही रहेगा, ये हो जाएगा। अगर हम 5 दिन लेट हो गए, सपोज हम 5 डेज लेट हो गए, ठीक है, तब रेट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.40, मतलब कि 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया लेट फाइन हो जाएगा, तो ये हिसाब रहेगा। अच्छा, व्हाट इफ आई सबमिट इट ऑन द 6th डे, छठा दिन सबमिट करें, तब क्या हो जाएगा? सो सी द कैलकुलेशन विल बी, ये थर्ड, ये वाला क्वेश्चन को मैं बात करूं, नीचे वाले क्वेश्चन का, तब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 6 इंटू, अब स्लैब विल चेंज, क्योंकि हम छठा दिन मतलब दे रहे हैं, तो मेरा स्लैब चेंज हो गया। अगर हम 5वां दिन में देते तो मेरा पर डे 0.4 करके लगता, लेकिन क्योंकि हम छठा दिन सबमिट कर रहे हैं, तो अब मेरा स्लैब ही चेंज हो गया, मतलब कि अब मेरा 0.65 करके लगेगा लेट फाइन। सो इट विल बिकम 6 इंटू 0.65। ठीक है, नो इट विल नो मोर बी 0.4, इट विल बिकम 6 इंटू 0.65, क्योंकि मेरा स्लैब चेंज हो गया। हम 6 दिन लेट हो गए तो मेरा स्लैब चेंज हो गया, नाउ आई एम इन दिस स्लैब, दिस सेकंड वन, सेकंड कैटेगरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 3 रुपीज 90 पैसे आ जाएगा। सो देखो, एक दिन का मेरे को बेसिकली 1 रुपी 90 पैसे फाइन भरना पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया भाई एक दिन लेट होगा। अगर 7 होगा तो वही बात, 7 इंटू 0.65 होगा, जो भी आएगा वैल्यू। अगर 8 डेज लेट हुए तो 8 इंटू 0.65, 9 डेज लेट हुए तो 9 इंटू 0.65, 10 डेज लेट हुए, ठीक है, तो 10 इंटू 0.65। लेकिन जैसे ही 11th डे लेट हो गए, मतलब 11th डे हम दे रहे हैं फीस, सॉरी फीस नहीं, क्या है वो, जो भी है बुक, तब क्या हो जाएगा? अब मेरा स्लैब चेंज होके हो जाएगा 80 पैसा। मैं फिर से 0 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब मेरा स्लैब चेंज होके हो जाएगा 80 पैसा पर डे, मतलब कि अब 11वां दिन हो गया, तो देखो 11 इंटू 0.8 हो जाएगा। सो द स्लैब इज चेंजिंग, सो द स्लैब इज चेंजिंग। ये होता है एक कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया एक टाइप ऑफ कैलकुलेशन की, एक इस तरह का कैलकुलेशन। ठीक है, और ये देखो, ये पहला वाले में कैलकुलेशन कैसा होगा, अब ये कैसे समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही जैसा लिखा रहता, वो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है,
सो देखो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन सेम है, सेकेंड टाइप कैलकुलेशन क्या हुआ ध्यान से देखो कि अगर हम 5 दिन लेट हैं तो इट विल बी 5 इंटू 0.4, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ₹2.0, 2 रुपया ये हुआ। नाउ ध्यान से देखो अगर हम 6 डे सबमिट कर रहे हैं तो ये सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा था 6 इंटू 0.65 ये हो रहा था ना, यहाँ पे 6 डे के लिए यहाँ पे क्या हो रहा था 6 मल्टीप्लाई टू 0.65 ये हो रहा था लेट फाइन 6 डे पे सबमिट करने पे, ठीक है, जो कि हम लोग देखें कितना आ रहा था 3.90 शायद, इतना लेट फाइन आ रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आप 6 डे में जमा कर रहे हो 6 डे सबमिशन, तब लेट फाइन कैसे कैलकुलेशन होगा वो देखो। फॉर फर्स्ट 5 डेज यू विल बी चार्ज 0.4 ओनली, मतलब कि 40 पैसा करके ही पहला 5 दिन का, मतलब 6 डेज में से पहले 5 दिन का कैलकुलेशन, पहले 5 दिन का कैलकुलेशन जो रेट है 5 दिन का उसी रेट से होगा, इसी रेट से होगा। और देखो 6 डे में अगर 5 दिन चला गया तो कितना दिन बचा, एक दिन बचा ना, वो लास्ट डे खाली वो एक दिन के लिए आपको पॉइंट मतलब 0.65 रेट से लेगा, समझे बात को, बस उस एक दिन का वो जो एक्स्ट्रा डे है एक दिन जो है उस एक दिन का खाली आपको इस न्यू रेट से लगेगा, बाकी 5 दिन का पुराना रेट से ही लगेगा, 0.40 वाले रेट से ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही 6th डे हुआ, मतलब सेकेंड वाले केस में जैसे ही 6th डे हो रहा है वैसे ही अपने आप क्या हो रहा है कि स्लैब चेंज हो जा रहा है, स्लैब इंक्रीज हो जा रहा है, और पूरा का पूरा पहला 5 दिन का भी अब मेरे को 0.65 के रेट से ही पे करना पड़ रहा है। तो ये दो तरह का ही कैलकुलेशन होता है, जब भी लेट फाइन हो या बिल कैलकुलेशन हो, ये इस तरह का दो तरह का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो आई होप पहले ये चीज समझ लो, देन ओनली वी विल बी एबल टू राइट प्रोग्राम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस लाएंगे क्या चेंजेस नहीं लाएंगे। पहले ये समझ लो कि ये दो तरह का कैलकुलेशन क्या है। सो सपोज कि यहाँ पे अगर हम सबमिट कर रहे हैं ऑन 10th डे, अगर मैं 10th डे में सबमिशन कर रहा हूँ या सपोज 9th डे में कर रहे हैं, तो 9th डे के लिए क्या हो जाएगा, पहला 5 दिन का वही 0.4 के हिसाब से, और 9 में से 5 चला गया तो कितना बचा 4 दिन, तो नेक्स्ट 4 डेज का 0.65 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर 9 डेज में सबमिशन करते तो 9 इंटू 0.65 हो जाता, तो यहाँ पे फाइन ज्यादा लग रहा है, इस वाले स्लैब के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 10th डे में सबमिट करते तो क्या हो जाता, पहला 5 दिन का ये और नेक्स्ट 10 में से 5 किया तो नेक्स्ट 5 डेज बचा ना, 5 डेज का। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 12th डे में सबमिट कर रहा हूँ 12th डे सबमिशन, तब क्या हो जाएगा, पहला 5 दिन का 0.4, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 5 डेज तक की 0.65 का स्लैब है, देखो नेक्स्ट 5 डेज तक की 0.65 का स्लैब है, मतलब 65 पैसे पर डे नेक्स्ट 5 डेज के लिए ही है। तो पहला 5 दिन का 0.40 कर, फिर नेक्स्ट 5 दिन का 0.65 करके, तो कितना दिन हो गया, 5 दिन ये और 5 दिन का ये, मतलब 10 दिन हो गया। और कितना डेज बच गया, अगर हम 12th डे में कर रहे हैं और 10 दिन हो गया और कितना बचा 2 डेज बचा, उस 2 डेज के लिए मेरा क्या लगेगा, कितना लगेगा 2 डेज के लिए 80 पैसे करके, तो 2 इंटू 0.80, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से देखो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो है इसमें अगर 12th डे सबमिशन होता तब क्या हो जाता, सीधा 12 इंटू 0.80, सीधा उतना झमेला ही नहीं, तो ये आ जाता 9.60। ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू कम आएगा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाएं तो ये वैल्यू कम आएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है पहले का कम ले रहा है। वैसे यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 रुपया और ये हो गया 3 रुपया 25 पैसा, तो 5 रुपया 25 पैसा और ये 1 रुपया 60 पैसा, तो 5 रुपया 85 पैसा और 1 रुपया मतलब 6 रुपीज 85 पैसे। तो अगर मेरे को पहला बात तो ये समझ लो कि अगर ये दो स्कीम हमको दिख रहा है कहीं पे और इन दोनों में से कोई एक स्कीम चूज करना है तो हम कौन सा चूज करें, इस तरह का स्कीम पहला वाला, ये पहला वाला जो लेट फाइन का कैलकुलेशन ऐसा चूज करें, सो दैट अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ डेज लेट हो गए तो इसमें ऐसा कैलकुलेशन ले फेयर हो ऐसा कुछ। तो इसमें देखो ये तो गलत बात है ना, 12 डे अगर हम कर रहे हैं तो यार बाकी सब दिन का भी तुम 80 पैसा करके ले लोगे, ये तो गलत बात है, ठीक है। पर वो भी सही है, वो बोलेगा कि नहीं आपको ये रूल्स है मेरा, आपको फॉलो करना होगा, कर ही सकते हैं।
ठीक है। तो ये आई होप तुम लोग डिफरेंस समझ गए दोनों में। नाउ विल राइट दिस टू प्रोग्राम। तो क्योंकि ये वाला इजी है, देखो सेकंड वाला इजी है, इसमें बस नंबर ऑफ डे वाला कंडीशन लिखना है और डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो विल राइट द सेकंड वन फर्स्ट एंड देन विल राइट द फर्स्ट वन। तो सेकंड वन को पहले लिखेंगे, फर्स्ट वन को बाद में, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू, let us write the code. So see, I have already typed this much of program. क्लास का नाम मैंने लेट फाइन दे दिया है because we are calculating लेट फाइन, और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दे रहे हैं कि एंटर देना, क्योंकि सबसे पहले जरूरी तो ये है ना इनपुट लेना कि कितना दिन लेट हुआ, तभी ना हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखो जितना भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे सबसे पहले था कब सबमिशन हो रहा है, कितना डे लेट सबमिशन हो रहा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज लेट कितना है वो जानना जरूरी है, पहले वो इनपुट ले लिए यूजर से। दिस इज द लाइन विच इज टेकिंग द इनपुट। अब क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ डेज है वो तो इंटीजर है, पर जो लेट फाइन है वो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग डबल ले लेते हैं, डबल फाइन इक्वल्स टू 0.0 इनिशियलाइज कर दो, नहीं भी इनिशियलाइज करोगे तो भी चलेगा। नाउ विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेशन करेंगे कि इफ, देखो पहला 5 दिन का बोला है, फर्स्ट 5 डेज के लिए 0.4 का स्लैब था ना। सो इफ n is less than equals to 5, देखो नंबर ऑफ डेज को हम लोग n में स्टोर किया ना। सो वी आर राइटिंग इफ n is less than equals to 5, अगर 5 दिन है तो क्या करो, फाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइन विल बी नंबर ऑफ डेज इनटू यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, लाइक दिस, इनटू 0.40, बस दैट इज इट। कि अगर 4 दिन लेट है तो 4 इंटू 0.40, देखो 4 दिन लेट है तो n में 4 स्टोर रहेगा, 4 स्टोर रहेगा, ठीक है। तो 4 इंटू 0.40 कर देगा। अगर 5 दिन लेट रहा तो n में 5 स्टोर रहेगा, तो 5 इंटू 0.40 करेगा, ठीक है। नाउ सी, नाउ इफ, अब ये नहीं है तो लिखेंगे विल राइट एल्स इफ। ये एल्स इफ क्यों, खाली इफ भी लिख सकते हो, पर क्या होगा तब, इट विल चेक फॉर ऑल दी कंडीशन, मतलब बता रहा है ध्यान से, ये भी मैं समझाता हूँ। सिंपली भी याद रखो एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स इफ, ठीक है। सो एल्स इफ n is greater than 5, 5 दिन से ज्यादा मतलब 6 दिनों, and n is less than equals to 10, 10 दिन तक ना, अगला स्लैब जो है 10 दिन तक का है, मतलब ग्रेटर देन 5 लिए, मतलब कि 5 पे नहीं मैच करेगा ये कंडीशन। दिस कंडीशन विल मैच इफ n is 6, तब भी मैच करेगा, 7 तब मैच करेगा, 8, मतलब n जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, तब ये कंडीशन मैच करेगा। देखो बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू है, देन ओनली दिस इफ, आई मीन इस इफ के अंदर जाएगा। इस इफ के यहाँ ब्रेसेस में जो भी लिखेंगे ना वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू, ये और ये दोनों ही ट्रू। ये काम होता है एंड का, ये डबल एम्परसेंड का सिंबल देते हैं, इससे एंड होता है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होने से इस इफ के अंदर जाएगा, और क्या होगा फाइन तब, फाइन इज इक्वल्स टू, नाउ इट विल बी n मल्टीप्लाइड टू 0.65, ठीक है। 0.65 लिखो या 0.65 लिखो, एक ही बात है। एंड लास्टली एक लास्ट कंडीशन है ना कि अगर 10 दिन से ज्यादा हो गया, तो देखो अब लास्ट कंडीशन में तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि else if n is greater than 10, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हम खाली else ही लिख सकते हो, और राइट ओनली else, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं किया, अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं किया तो ऑब्वियस सा बात है else पार्ट में ही जाएगा, तीसरा पार्ट में ही जाएगा। मतलब कि अगर नंबर ऑफ डेज ये रेंज में नहीं है, मतलब 5 से कम नहीं है या फिर 5 और 10 के बीच में नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है 10 से बड़ा होगा, तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम एल्स इफ n ग्रेटर देन 10 भी लिख सकते हो, n ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मत लिख देना, तब इक्वल्स टू के लिए दो कंडीशन हो जाएगा, गलती हो जाएगा, मतलब गलती नहीं होगा, प्रोग्राम विल स्टिल एग्जीक्यूट और इसमें जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। सो राइट ग्रेटर देन 10, बट ये नहीं लिख के खाली अगर हम एल्स लिखें तो भी चलेगा, मतलब लास्ट कंडीशन में इफ यू ओनली राइट एल्स देन आल्सो इट विल वर्क, ठीक है। तो अब फाइन का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फाइन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड टू 0.80, क्योंकि अभी 80 पैसा करके। अब देखो हम हर बार चाहे तो यहीं पे फाइन को प्रिंट भी कर सकते हैं कि system.out.println, लेकिन तब क्या होगा, ये बार बार ये जो फाइन जो प्रिंट कर रहे हैं ना उनको बार बार यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर इस इफ के अंदर लिखना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा, तो बार बार ये system.out.println लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लिए,
अब एक ही बार, ये बार बार लिखने के बदले एक ही बार क्या करेंगे, एंड में हम लोग ये प्रिंट कर देंगे डॉट प्रिंट एलन योर फाइन इज, पर ये तो डबल कोड में लिखना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा स्पेस देते हैं, प्लस फाइन। बस एक ही बार लास्ट में एकदम इनमें प्रिंट कर दी कि पूरा कैलकुलेशन कर लो भाई, लास्ट में जो वैल्यू आ रहा है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, नाउ लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम और क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, नाउ विल रन इट। देखो एंटर द नंबर ऑफ डेज, से 4 डेज, तो 4 डे के लिए आंसर क्या आना चाहिए, 0.4 इंटू 4 तो 1.60। देखो योर फाइन इज 1.6। ठीक है, बोलोगे जीरो क्यों नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली डबल डेटा टाइप लिया तो मतलब वो उसको इनसिग्निफिकेंट डेटा मान के नहीं डालना है। इफ यू वांट कि वो जीरो भी प्रिंट करे तो यू कैन डू दैट आल्सो। ठीक है, फिर से रन करते हैं। देखो अगर नंबर ऑफ डेज 12 डाले तो क्या हो जाएगा, सीधा 12 इंटू 0.8, 12 मल्टीप्लाई टू 0.8 तो हो जाएगा 9 रुपीज 60 पैसा। अब बोलोगे यहाँ 1 क्यों आ गया, ये एक्चुअली पहले ही मैंने बेसिक क्लास में तुम लोगों को बताया था कि डबल कैसे होता है, बिकॉज डबल और फ्लोट कैसे फंक्शन करता है। सो ये थोड़ा सा कुछ ये मैंने बताया, ये पहले स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया। ठीक है, वो वीडियो अलग वीडियो, वो देख लेना। ठीक है, सो सी दिस इज सिंपल। अब हम लोग लिखते हैं वो दूसरा प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम में क्या चेंज करें कि ये वाला बन जाए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, व्हाट चेंजेस शुड बी डू। तो देखो चेंजेस क्या चीज में हो रहा है, चेंजेस हो रहा है द वे वी आर कैलकुलेटिंग। बाकी कंडीशन तो वही रहेगा, फर्स्ट 5 days तो n is less than equals to 5, next 5 days तो n is greater than 5 and less than equals to, कंडीशन वही रहेगा, only the calculation part will change। तो एक बार वीडियो को पॉज करके और सोचो कि लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम में क्या चेंज लेके आएंगे कि वो इट विल बी रेडी फॉर दैट फर्स्ट वाला प्रोग्राम। ठीक है, तुम लोग खुद से सोचो। ओके, एंड देन आई एम देयर, मैं तो करूंगा ही। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विथ सेकेंड वन, मतलब वो फर्स्ट वन जो भी है, कि वैसा प्रोग्राम रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो पहला 5 दिन के लिए तो फिर भी सेम हिसाब रहेगा, पहला 5 दिन में कोई चेंज नहीं दोनों में। ये जो नेक्स्ट 5 डेज का कैलकुलेशन है इसमें चेंज है। क्या चेंज है, देखो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट 5 डेज के लिए 0.40 करके कैलकुलेट होगा। ठीक है, प्लस अब देखना ये होगा कि बाकी का कितना दिन बचा। मान लो अगर n का वैल्यू 7 है, मतलब 7 डेज लेट हुआ है, 7th डे में सबमिशन हो रहा है, तो पहला 5 दिन के लिए तो 0.4 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो इसलिए हम लिख दे पहला 5 दिन का ये। अब नेक्स्ट कितना दिन बचा ये कैसे समझोगे, हम लोग 7 बता रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि 7 माइनस 5 2 डेज, लेकिन अगर n है डेज तब कैसे पता करेंगे, तो सिंपल है भाई, अगर n माइनस 5 कर दिए तो पता नहीं चल जाएगा कितना दिन बाकी रह गया। और तो देखो अगर 7 डे है तो n का वैल्यू 7 होगा, तो 7 माइनस 5 2, मतलब एक्स्ट्रा 2 डेज हुआ, दिस इनटू 0.65। तो बस यही कैलकुलेशन में चेंज आएगा, बस इतना से चेंज आएगा। हाँ उसमें ऑब्वियस बात थर्ड वाले में भी चेंज आएगा। अच्छा थर्ड वाले में देखो मैंने एल्स को हटा के एल्स लिख दिया, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, खाली एल्स लिखोगे तो भी चलेगा, पहले ही बता चुका। ठीक है, सो ये देखो, तो हमको जाना होगा कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है। अब देखो लास्ट वाले में कैसे कैलकुलेशन होगा, जैसे अगर n is 12 तब कैसे कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा अब कि पहला 5 दिन के लिए 2 रुपये, मतलब 0.4 करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 2.0 भी लिख सकते हो, प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी को करने देते हैं भाई। तो पहला 5 दिन के लिए ये, अगर 10 दिन से ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है ना कि मतलब पहला 5 दिन का ये, नेक्स्ट 5 डेज का क्या हो जाएगा, अगेन 5 इंटू 0.65 नेक्स्ट 5 डेज के लिए। तो यहां तक हो गया 10 दिन का कैलकुलेशन खत्म। अब जानना है कि 10 दिन से कितना एक्स्ट्रा दिन हुआ, तो 10 दिन से कितना एक्स्ट्रा दिन हुआ कैसे समझेंगे, n माइनस 10 करके। n माइनस 10 करने से तो पता चल जाएगा ना कि 10 दिन से कितना एक्स्ट्रा दिन हुआ है।
तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज मिल गया, इसके लिए क्या रेट होगा, इसके लिए रेट होगा 0.80 का, बस हो गया, बाकी ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। सो ओनली दिस मच चेंजेस, मतलब कैलकुलेशन में खाली चेंज हुआ, बाकी प्रोग्राम सेम रह गए, एवरीथिंग रिमेन्ड एज इट इज, ओनली दिस कैलकुलेशन पार्ट चेंज्ड। ठीक है, अब ये प्रोग्राम देखो एकदम मस्त, हम लोग 12 डेज के लिए कैलकुलेट किए हुए थे ना, हम लोग 12 डेज वाला एग्जांपल के लिए करेंगे। देखो 12 डेज के लिए हम लोग कैलकुलेट किए थे कितना, 6.85। सो लेट अस रन दैट प्रोग्राम, और हम डायरेक्ट 12 डेज ही डालते हैं। सो 12, देखो योर फाइन इज 6.85 एंड से 5 डेज के लिए इतना। चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कि ये 12th डे नहीं बल्कि 12th डे नहीं बल्कि 8th डे सबमिशन रहता, 8 डे, तब कैलकुलेशन क्या हो जाता, पहला 5 दिन का 0.40 करके प्लस नेक्स्ट 3 डेज का 3 इंटू 0.65 ये रहता। तो ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, पहला 5 दिन का 2 रुपया और ये 3 दिन का हो गया 1 रुपीज 95 पैसा, तो टोटल आना चाहिए था 3 रुपीज 95 पैसा। ये हम लोग का कैलकुलेशन बता रहा है। अब उसका कैलकुलेशन करके देखते, मतलब वहां पे वैल्यू इनपुट करके देखते हैं कि सही आता है। सो क्लोज करो और प्रोग्राम को वापस से रन करो, और नंबर ऑफ डेज अब की बार क्या डालेंगे हम लोग, इस बार हम लोग 8 डेज डालेंगे। देखो 3.95, योर फाइन इज 3.95। अच्छा, खाली ये नंबर लिख रहा है यार, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज क्या करना चाहिए, योर फाइन इज के बाद हम लोग को रुपीस लिख देना चाहिए, रुपीस, यूनिट ही नहीं लिखे तो गलती कर दिए ना, अब प्रोग्राम ज्यादा सही। ठीक है, अब रन करता है, रुपीस भी लिखेगा, फिर से वही 8 डेज ही डालते हैं, रुपीज 3.95, बीच में एक स्पेस दे देना चाहिए था तो और अच्छा लगेगा। मतलब देखो ये पॉइंट पॉइंट ऐसा हो जाए ना, मतलब ये एक बस। टेन डेज के लिए क्या हो जाएगा देखो, 5.25, पहला 5 दिन का 2 रुपया और अगले 5 दिन का 0.65 करके 5 डेज का कितना 3.25 आएगा, यस इट इज 5.25 करेक्ट। देखो इस तरह का ये हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इफ हम यहाँ पे एल्स इफ नहीं खाली इफ लिखते हैं, बार बार सारा सारा कुछ को खाली इफ लिखते हैं, तो क्या ये प्रोग्राम काम करता, क्या ये सही होता, हाँ सॉरी, ठीक है। सो लेट्स सी, कंपाइल करके देखते हैं कि वेदर इट स्टिल वर्क्स और नॉट। एंटर द, चलो 10 डेज का किया और 10 डेज ही डालते हैं, इट इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल वर्किंग। तो फिर हम लोग ये एल्स इफ क्यों लिखे, एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जब मैंने अभी एल्स नहीं लिखा हुआ है तब का मैं समझा रहा हूं पहले, और फिर एल्स जब लिखा रहेगा उसके बाद वाला समझाऊंगा। ध्यान से देखो क्या होगा, जब ये तीनों खाली इफ लिखा हुआ है, एल्स नहीं लिखा हुआ, एल्स इफ नहीं लिखा हुआ है, खाली इफ लिखा हुआ है, तब क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ डेज इज से 4, से द नंबर ऑफ डेज इज 4, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ चेक करेगा, चेक करके फाइन कैलकुलेट कर लिया, मैच कर गया ना कंडीशन, तो फाइन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो वो इस इफ को भी चेक करेगा, यहाँ पे भी इन कंडीशंस को भी चेक करेगा, फिर आके थर्ड वाले को भी चेक करेगा, ऑल्दो दे आर नॉट लेस देन 4, आई मीन ग्रेटर देन 4, अगर नंबर ऑफ डेज 4 है तो ऑल्दो ये कंडीशन मैच होने का कोई चांस बनता ही नहीं, क्योंकि तीनों कंडीशन डिफरेंट है। पर क्योंकि खाली इफ लिखा हुआ है इसलिए वो इन तीनों को चेक करेगा, इंडिविजुअली तीनों कंडीशन को बार बार चेक करेगा। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को ही चेक किया जाएगा, नंबर ऑफ डेज 4 है तब भी तीनों कंडीशन, मतलब कितना भी नंबर ऑफ डेज हो तीनों कंडीशन को ही चेक करेगा। लेकिन जब एल्स लिखा रहता है, ध्यान से देखो, जब एल्स लिखा रहेगा तब क्या हो जाएगा, अब अगर नंबर ऑफ डेज 4 है तो इधर मैच कर गया, तो बाकी दो कंडीशन को देखेगा तक नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अगर इससे मैच कर गया तो बाकी दो से मैच करना ही नहीं है, क्योंकि बाकी दो ऑब्वियस सा बात है डिफरेंट कंडीशन होगा, मतलब 4 डेज से ज्यादा वाला कंडीशन होगा या 4 डेज से अलग वाला कंडीशन होगा। तो यही डिफरेंस है एल्स इफ लिखने का या खाली इफ लिखने का, यही डिफरेंस है।
ठीक है। अगर एल्स नहीं लिखेंगे तो कितना भी नंबर ऑफ डेज रहे सारे कंडीशंस को चेक करेगा। लेकिन अगर एल्स इफ लिख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, मान लो 4 डेज है, सपोज पहला वाला मैच कर गया तो बाकी दो को चेक नहीं करेगा। सपोज नंबर ऑफ डेज 8 रहता तो क्या होता, पहला वाला मैच नहीं किया, जब पहला वाला मैच नहीं किया तब दूसरे वाले को चेक करेगा। अब दूसरे वाले से मैच कर जाएगा तो तीसरे वाले को नहीं करेगा। मतलब इसमें एल्स इफ लिखने से फायदा ये होता है कि अगर तीसरा कंडीशन मैच होना है तो ही तीनों कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर तीसरा मैच होना है तो ही तीनों को चेक किया जाएगा, वरना अगर पहला ही मैच हो गया तो इन दोनों को देखेगा तक नहीं। लेकिन अगर खाली इफ लिखा रहता तब क्या होता, तीनों को चेक करता, डजेंट मैटर पहला से मैच करे, दूसरा से करे, या तीसरा से करे, या तीनों से करे, मतलब तीनों को ही चेक करता। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आई होप ये इफ एल्स वाला लैडर वाला कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हो गया है, and we'll continue our discussion on some other topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.